मेरा नाम है मंजू स्टार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हब पे आज हरियाणा जीके की सेम क्वेश्चंस की सेकंड सीरीज़ के साथ में मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल भी हमने 20 क्वेश्चंस किए थे जो कि हमारे सेम क्वेश्चंस थे, जिनके आंसर जो थे वो हमारे अलग थे, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल से आपको करवाए थे। तो आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन थे वो हमने कल कर लिए थे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखो, इसके अंदर फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा के कौन से क्षेत्र में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम जी के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। उन्हीं के नाम पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो कि हरियाणा के कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए आता है सोनीपत में, ऑप्शन बी आता है मुरथल में, ऑप्शन सी आता है पानीपत में, ऑप्शन डी आता है यमुनानगर में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें इसका आंसर जो होगा वो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मुरथल। अब आप सभी को पता है कि मुरथल जो है वो हमारा सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित की गई है, सोनीपत के अंदर स्थापित की गई है। और सोनीपत के मुरथल हमारा जो क्षेत्र है उसमें स्थापित की गई है। अगर हम बात करें कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसकी जो सबसे पहले स्थापना की गई थी वो तो कॉलेज के रूप में स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि दीनबंधु छोटूराम जो है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो हमारा विश्वविद्यालय है, सबसे पहले इसकी कॉलेज के रूप में स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो वो हमारी 1987 के अंदर की गई थी। अगर हम बात करें कि इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था वो 2006 के अंदर हमारा दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ हमें एक भी और भी चीज़ ध्यान रखनी है कि इसी के अंदर हमारा केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान जो है वो भी हमारा इसी कॉलेज के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हरियाणा में दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सोनीपत में, ऑप्शन बी है पानीपत में, ऑप्शन सी है यमुनानगर में, ऑप्शन डी है रेवाड़ी में। तो देखो, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यमुनानगर में। दीनबंधु छोटूराम तापीय जो हमारी परियोजना है वो यमुनानगर के अंदर स्थापित की गई है। अगर हम बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 को की गई थी। अब इसकी कैपेसिटी यानी कि इसकी क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना की जो क्षमता है वो 600 मेगावाट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सर छोटूराम पुस्तकालय कहाँ स्थित है। अब देखो, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो सर छोटूराम के नाम से ही हमारी आ रही है, बट इनके आंसर हमारे अलग हो रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चन में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ऑप्शन ए जो हमारा रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रहेगा करनाल, ऑप्शन सी रहेगा कैथल और ऑप्शन डी जो रहेगा वो लाडवा रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा लाडवा। लाडवा जो है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत हमारा आता है, यानी कि सर छोटूराम जो हमारा पुस्तकालय है वो कुरुक्षेत्र के लाडवा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हरियाणा के कौन से क्षेत्र में समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं, इसी के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए आता है जगाधरी में, ऑप्शन बी आता है करनाल में, ऑप्शन सी आता है यमुनानगर में, ऑप्शन डी आता है मानेसर में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जगाधरी। जगाधरी जो है वो हमारा यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है, ये हमें पता होना चाहिए। जगाधरी के कुछ खास बात हम याद कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा जगाधरी है वो हमारा यहाँ से हमारे एक कैबिनेट मंत्री आते हैं जो कि विधानसभा के अंदर जैसे हमारे जीत बैठे हुए थे। तो जगाधरी से जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं इनका नाम है कंवरपाल गुर्जर। क्या नाम है इनका? कंवरपाल गुर्जर है। अगर हम बात करें कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं तो इनके पास में डिपार्टमेंट कौन कौन से आते हैं, तो इनके पास में जो डिपार्टमेंट आते हैं उसमें शिक्षा विभाग आता है, पर्यटन विभाग आता है और संसदीय मामले जो आते हैं वो भी इन्हीं के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, जगाधरी जो है वो हमारा एक उपमंडल भी है, हमारा एक खंड भी है और एक हमारी ये तहसील भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जगाधरी नामक जो तहसील है वो कौन से जिले के अंतर्गत आती है, तो हमें पता होना चाहिए कि यमुनानगर जिले के अंतर्गत आती है। अगर हम और बात करते हैं
जगाधरी और जो यमुनानगर है ना, इसको हम जुड़वा शहर के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि अगर आपसे देखो 2-3 क्वेश्चन हमारे सेम सेम होते हैं। जैसे कि अगर आपसे ट्विन सिटी पूछा जाए हरियाणा में, तो अम्बाड़ा और अम्बाड़ा कैंट है। लेकिन ट्विन सिटी का मतलब तो यही होता है ना कि दो एक जैसी चीज़ हो जाती है। अब देखो यहाँ हमसे जुड़वा शहर पूछ लिया है और वहाँ हमसे ट्विन सिटी पूछ लिया है, तो दोनों के आंसर हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ट्विन सिटी अम्बाला और अम्बाड़ा कैंट को बोलते हैं। जुड़वा नगर अगर आपसे पूछा जाए, जुड़वा शहर आपसे पूछा जाए, तो जगाधरी और हमारा यमुनानगर रहता है। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि जगाधरी के अंदर हमारा रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप भी स्थापित किया गया है। वैगन जो होती है, जो वैगन होता है वो क्या होता है, मालगाड़ी का डिब्बा होता है। यानी कि जो हमारी रेलगाड़ी होती है उसके लिए एक वर्कशॉप जो स्थापित की गई है वो हमारे जगाधरी में स्थापित की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1952 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नाहर सिंह पैलेस हरियाणा के कौन से क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारे पास है गोहाना में, ऑप्शन बी है बल्लभगढ़ में, ऑप्शन सी है फरीदाबाद में, ऑप्शन डी है हिसार के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बल्लभगढ़। अब बल्लभगढ़ कौन से जिले के अंतर्गत आता है, कमेंट करके आप बताओ, क्योंकि कल के क्लास में मैंने आपको ये बताया था। बल्लभगढ़ जो है इसी के अंतर्गत जो है वो हमारा ये जो, जैसे कि इसके अंदर हम बात करते हैं तो नाहर सिंह पैलेस जो है वो हमारे हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करते हैं बल्लभगढ़ में हमारा एक राजा नाहर सिंह का किला भी स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है, बल्लू सिंह जाट के द्वारा की गई है। अब देखो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रख के चलनी पड़ेगी कि राजा नाहर सिंह का जो किला है ना, इसको बनवाने का जो काम शुरू किया था वो किसने किया था, बल्लू सिंह जाट ने शुरू किया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजा नाहर सिंह का जो किला है इसका जो काम किया गया था, निर्माण जो इसका कार्य था वो किसके द्वारा पूरा किया गया है, तो बल्लू सिंह जाट के बेटे जिनका नाम है किशन सिंह, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि बल्लभगढ़ हमारा एक उपमंडल भी है और बल्लभगढ़ हमारी एक तहसील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हरियाणा के कौन से जिले में नाहर सिंह का किला स्थित है। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन है, नाहर सिंह का किला अभी मैंने आपको बताया ही है। तो ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है सिरसा, ऑप्शन सी है रेवाड़ी, ऑप्शन डी है करनाल। इसका आंसर तो आपको पता है, कमेंट करो फिर आप फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो इसका एक और नाम क्या है, इसको हम मयूर स्टेडियम भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मयूर स्टेडियम जो है वो एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच हमारा खेला गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है वो कौन कौन से खेले गए हैं इसके अंदर। तो एक तो इसमें इंटर स्टेट मैच खेला गया है जो कि 1982 के अंदर खेला गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर जो जीत होने के बाद में जो ट्रॉफी दी जाएगी वो कौन सी ट्रॉफी दी जाएगी, रणजी ट्रॉफी। यानी कि रणजी ट्रॉफी का जो मैच है वो हमारा मयूर स्टेडियम के अंदर 1982 के अंदर खेला गया था। रणजी जो है ये पंजाब के जैसे कि पंजाब के रहे हैं ये रणजी जो है, तो इन्हीं के नाम पर क्या दिया गया है, इन्हीं के नाम पे ट्रॉफी दी गई थी। और ये जो हमारा गेम खेला गया था वो हरियाणा और सर्विसेज के बीच में खेला गया था, जिसके अंदर हरियाणा की तो हार हो गई थी लेकिन सर्विसेज जो है वो जीत गई थी। उसके बाद में जो मैच इसके अंदर खेला गया वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला गया था जो कि 1988 के अंदर खेला गया था। और ये जो मैच हुआ था वो हमारा वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसके अंदर जो जीत हुई थी वो हमारी वेस्ट इंडीज़ की हुई थी। इंडिया जो है वो इसके अंदर हार गया था। उसके बाद में इसके अंदर अंतिम मैच खेला गया था जो कि 2006 में खेला गया था। और ये जो मैच खेला गया था वो इंडिया vs इंग्लैंड के बीच में खेला गया था और इसमें जो जीत हुई थी वो हमारे इंडिया की जीत हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में इसके अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले गए थे। क्यों नहीं खेले गए थे, क्योंकि ये जो स्टेडियम था ना ये थोड़ा सा गहरा स्टेडियम था, यानी कि इसके अंदर जब बारिश होती थी तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, जिसके चलते जब मैच होते थे तो उसमें दिक्कत आती थी और इसीलिए इस स्टेडियम को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में जो हमारे सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि एक ही तो हमारा ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं, यानी कि हरियाणा में भी हम अंतर्राष्ट्रीय मैच देख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसका हमें जीर्णोद्धार करवाना पड़ेगा और उन्हीं के कहने पर इसका अब जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन हमारे लिए करंट अफेयर का ये बन सकता है कि हमारा जो
हरियाणा में मयूर स्टेडियम स्थापित किया गया है, उसका जो जीर्णोद्धार है वो किसकी तर्ज पे करवाया जा रहा है, यानी कि इसका जो जीर्णोद्धार है, इसका जो दोबारा से निर्माण करवाया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड की तर्ज पर करवाया जा रहा है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हरियाणा में किस जगह पर नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इसका आंसर तो आपको पता होगा अच्छे से। इसके लिए ऑप्शन ए आता है रेवाड़ी, ऑप्शन बी आता है कोसली, ऑप्शन सी आता है करनाल, ऑप्शन डी आता है फरीदाबाद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करें कि हरियाणा में किस जगह पर नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारा स्थित है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी कोसली। अब कोसली जो आता है वो रेवाड़ी जिले में ही आता है। अब देखो यहाँ हमारे पास दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ ऑप्शन ए, इसके अंदर एक रेवाड़ी दे रखा है, एक कोसली दे रखा है, यानी कि अगर आपका कोसली ऑप्शन में नहीं है तो आप रेवाड़ी के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर इसके अंदर एरिया दे रखा है कि कोसली में स्थित है तो हमें कोसली को ही टिक मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर अगर हमें एरिया पूछे तो हम यही बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बात ये आती है कि नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य जो है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1987 के अंदर की गई थी। ये जो हमारा नाहर वन्यजीव अभयारण्य है इसके अंदर सियार जो है वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लोमड़ी पाई जाती है और बारहसिंगा जो है वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कौन से हमारे वन्यजीव अभयारण्य में बारहसिंगा जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या फिर लोमड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या फिर सियार जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से बन सकता है। मैं मेन पॉइंट आपको करवा रही हूँ इसीलिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ लो और इनकी जो लैंग्वेज है उनको भी आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि कोसली जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र भी है। अच्छा, कल मैंने आपसे ये पूछा था कि हरियाणा में जो विधानसभा सीट है वो कितनी है, तो हरियाणा में जो कुल विधानसभा सीट है वो हमारी 90 विधानसभा सीट है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि आरक्षित सीट कितनी है तो वो हमारी 17 है। 1967 के अंदर विधानसभा के पहले हमारे चुनाव करवाए गए थे, उसी समय हमारे लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे, ठीक है ना। तो 1967 में जब पहले विधानसभा के चुनाव करवाए गए उस समय अगर हम बात करें कि विधानसभा सीट कितनी थी तो वो हमारी 81 थी, यानी कि 81 थी। और रिजर्व सीट जो है, आरक्षित सीट है, वो हमारी 10 थी। लेकिन ठीक 10 साल के बाद में यानी कि 1977 में विधानसभा सीट जो है वो 90 कर दी जाती है और रिजर्व सीट जो है वो हमारी 17 कर दी जाती है। अब बात ये आती है कि रिजर्व सीट जो है वो क्या होती है। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, यानी कि वो एक ऐसी सीट होती है जिसके अंदर जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति उस सीट के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो हमारी रिजर्व सीट मानी जाती है, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे कि कोसली जो है वो हमारी एक विधानसभा सीट है जहाँ से जीत दर्ज की है किसने, लक्ष्मण सिंह यादव ने जीत दर्ज की है। ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही कोसली एक तहसील भी है, उपमंडल भी है और एक हमारा खंड भी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इनमें से अरावली की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो हरियाणा के किस जिले में स्थापित है, यानी कि अरावली की जो हमारी पहाड़ी है इसका जो विस्तार है वो हरियाणा के किस जिले में है। आप सभी को पता है कि अरावली जो पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा इस चीज़ का। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आता है करनाल में, ऑप्शन बी आता है हिसार, ऑप्शन सी आता है मेवात, ऑप्शन डी आता है जींद। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मेवात। मेवात ये जिसका आज हमने क्या नाम कर दिया है, नू नाम कर दिया है, एक ज़िला है ये हमारा हरियाणा के अंदर। तो अरावली क्षेत्र की हम बात करते हैं। अरावली जो हमारा क्षेत्र है वो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण यानी कि चरणों की तरफ जो हमारी दिशा होती है उसमें हमारा अरावली क्षेत्र स्थित है, जिसको हम मेवाती पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हमारा अरावली पर्वत है ना, इसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है। यानी कि अगर हम भिवानी में जाते हैं तो भिवानी में इसी अरावली क्षेत्र को डाडम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर हम तोसाम में जाते हैं तो इसी को तोसाम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर हम महेंद्रगढ़ ज़िले में जाते हैं तो इसी का जो विस्तार है इसको ढोसी पहाड़ी कहा जाता है। और ढोसी पहाड़ी के लिए आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है
कि डोसी जो हमारी पहाड़ी है ये च्यवन ऋषि का तपस्थल रहा है। अब च्यवन ऋषि कौन से हैं? आप सभी को पता है च्यवनप्राश आता है, आप सबने बहुत ज़रूर खाया होगा च्यवनप्राश। तो उसके ऊपर जो हमारे बाबा बैठे हैं जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, तो वही क्या है, हमारे च्यवन ऋषि हैं। और उनका तपस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो वो डोसी पहाड़ी है जो कि महेंद्रगढ़ ज़िले में स्थित है। यहाँ हमारा डोसी का मेला भी लगता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हरियाणा के अंदर अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो है हमारे ढाणी कुलताजपुर गांव में। ये ढाण नहीं है, ये ढाणी कुलताजपुर गांव है। ये टाइपिंग करते टाइम थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यानी कि ढाणी कुलताजपुर गांव में अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो अब देखो सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी जो हाइट है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इसकी जो हाइट है वो 652 मीटर है। तो देखो एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डोसी का मेला कहाँ लगता है, आप बता दो कि महेंद्रगढ़ में लगता है। डोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है, महेंद्रगढ़ में स्थित है। डोसी पहाड़ी जो है इसको हम च्यवन ऋषि का तपस्थल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है वो आता है हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार यानी कि जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वो दरवाज़ा किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है रेवाड़ी, ऑप्शन सी है झज्जर, ऑप्शन डी है हिसार। देखो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा गुरुग्राम। तो अरावली का जो विस्तार है, अगर हम बात करें कि अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से राज्य में है, तो अरावली का विस्तार राजस्थान में है, हरियाणा राज्य में है और गुजरात में भी इसका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है या फिर बना हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारे पास है बल्लभगढ़, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी जो है वो है हमारा हिसार। तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, तो अरावली का जो गोल्फ मैदान है वो हमारा फरीदाबाद में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना जो है वो 1966 में की गई थी। 1966 में हरियाणा का गठन भी हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि अरावली का जो गोल्फ मैदान है इसकी दिल्ली से दूरी कितनी है, आप सभी को पता है कि फरीदाबाद और जो हमारा गुरुग्राम है उन्हीं से हमारी दिल्ली लगती है जो कि भारत की राजधानी है। तो यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि अरावली का गोल्फ मैदान जो है इसकी दिल्ली से दूरी कितनी है, तो 30 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, आगे हम बात करें कि अरावली का जो गोल्फ मैदान है इसके वास्तुकार कौन है। ठीक है, तो इसके जो वास्तुकार हैं वो है जोसेफ एलन स्टीन। क्या नाम है इनका, जोसेफ एलन स्टीन। जोसेफ एलन स्टीन इनका नाम है। अगर हम बात करें कि मैदानी भाग का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो वो अमेरिका स्टीफन ने तैयार किया था। किसने किया था, अमेरिका स्टीफन ने तैयार किया था। क्वेश्चन समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हरियाणा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था और वही हमारा सेम क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है जींद। आप सभी को पता होगा इसका आंसर तो 100%, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हम कर लेते हैं, जैसे कि फरीदाबाद की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, 1607 ईस्वी में शेख फरीद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो हमारा जिला है वो कौन सा है, वो हमारा फरीदाबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि देखो इसमें जो एरिया है ना वो तो हमारा कम है, लेकिन जो ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो हमारी कहाँ रहती है, फरीदाबाद में। ज़्यादा जनसंख्या क्यों रहती है, अब आपको पता है कि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है। जब हमारे कोई भी जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, अब उनको तो काम करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो जैसे किसी और ज़िले से, जैसे हिसार से मान लो या फिर आप जींद से मान लो, रेवाड़ी से मान लो, तो वो यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाके वो काम करते हैं। और जब वो जाते हैं तो कुछ टाइम तक वो खुद काम करते हैं, फिर वो अपनी फैमिली को ले जाते हैं। और इसी तरीके से वहाँ की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा हो गई है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा, हमारा फरीदाबाद रहेगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा, हमारा फरीदाबाद रहेगा। अब सबसे अधिक जनसंख्या है तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर क्या रहेगा, फरीदाबाद रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो महिला पाई जाती है वो भी हमारा कौन सा है, फरीदाबाद रहेगा। ये ना कॉमन सेंस की बातें हैं, ये हमें समझनी पड़ेगी। ये कोई आपको मतलब जैसे मैंने तो करवा दी है, बट ये सारी चीज़ें आपको इतनी डिटेल में बताई नहीं जाती है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला अगर फरीदाबाद है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ जो हमारे जैसे कि पुरुष और जो महिला है वो सबसे ज़्यादा रहते होंगे। ठीक है, अगर हम और बात करें
तो फरीदाबाद के अंदर है ना मेहंदी उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ग्लैडियोलस एक फूल है और रजनीगंधा जो फूल है इनकी जो खेती है वो भी सबसे ज़्यादा हमारी फरीदाबाद में की जाती है। सबसे पहले नगर निगम बनाने की जो घोषणा की गई थी 1993 के अंदर, वो भी फरीदाबाद के लिए की गई थी। और सबसे पहले जो नगर निगम बनाया गया था, एक तो होता है घोषणा करना और एक होता है उस काम को बनाना, यानी कि उसको इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है, सॉरी, उसको इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले नगर निगम जो बनाया गया था वो 1994 के अंदर बनाया गया था। और सबसे बड़ा नगर निगम है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा रहेगा, हमारा फरीदाबाद रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से किस शहर को जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है मोहाली, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ आप सभी को पता है कि जैसे कि भारत का एक केंद्र शासित ही हमारा प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की ये राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का जब गठन हुआ था ना 1 नवंबर 1966 को, तो चंडीगढ़ का जो एरिया था वो कितना था, वो बहुत ही कम था, यानी कि 114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही इसको दिया गया था, ठीक है। और अब देखो चंडीगढ़ है ना, वो हमारी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है हमारी जो चंडीगढ़ वो है। तो जब गठन हुआ तो पंजाब ने ये कहा कि चंडीगढ़ मेरे को चाहिए, हरियाणा बोला कि चंडीगढ़ मेरे को चाहिए। लेकिन केंद्र जो हमारी सरकार है उन्होंने कहा कि ना तो हम पंजाब को देंगे ना हम हरियाणा को देंगे, हम इसको भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे और साथ ही में इसको पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना देंगे, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसका जो चंडीगढ़ नाम है वो कैसे पड़ा है, तो यहाँ पर एक मंदिर था, चंडी देवी का एक मंदिर था और उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है पड़ा है, चंडीगढ़ इसका नाम रखा गया है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं वो कौन है, तो ली कार्बूजियर है और ये मैंने बता ही दिया था कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल हमारी सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, गोहाना नामक क्षेत्र हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। यानी कि गोहाना नामक एक क्षेत्र है, जैसे कि एक गाँव लगा लो, एक आप कस्बा, कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो गोहाना नामक जो क्षेत्र है वो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए है पानीपत में, ऑप्शन बी है जींद, ऑप्शन सी है सोनीपत, ऑप्शन डी है करनाल। आपको पता है तो कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि सोनीपत रहेगा। गोहाना जो है वो सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि गोहाना एक तहसील भी है, एक उपमंडल भी है, एक खंड भी है और इसके साथ साथ एक विधानसभा क्षेत्र भी है। विधानसभा सीट 90 है तो उनमें से एक हमारी गोहाना है। गोहाना से जिन्होंने जीत दर्ज की है 14वीं विधानसभा के अंदर, जो कि हमारे चंडीगढ़ विधानसभा में बैठाए गए हैं, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है जगबीर मलिक। क्या नाम है इनका, जगबीर मलिक है। अगर हम बात करें कि जो हमारे सोनीपत है, यानी कि सोनीपत का जो गोहाना है, इसके अंदर हमारी एक दरगाह भी स्थापित की गई है जिसका नाम है पीर जमाल की दरगाह। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पीर जमाल की जो दरगाह है वो हरियाणा के कौन से क्षेत्र में स्थापित की गई है, तो वो गोहाना में स्थापित की गई है। अच्छा, गोहाना का जो नाम था ना वो क्या है, पहले इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, तो गोहाना का जो नाम है वो इसको हम गवन गोहाना भी कहते थे और गोधौना भी हम इसको कहते हैं। और इन नामों का जो अगर हम वर्णन पूछते हैं कहाँ मिलता है, तो पाणिनि ग्रंथ में मिलता है। और आप सभी को पता है इसके अंदर अष्टाध्यायी जो है उसके अंदर मिलता है। पाणिनि तो ये ऋषि थे उनके, ठीक है ना, इनके द्वारा जो ग्रंथ है वो ये लिखा गया था, तो ये भी आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोहाना का जो किला है जिसका निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, तो ऑब्वियस सही बात है कि ये गोहाना में होगा क्योंकि नाम से ही शो कर रहा है गोहाना का किला, जिसका निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। गोहाना का विद्रोह जो किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ किया गया था। जब फिरोज शाह तुगलक यहाँ आए थे तो उनके खिलाफ गोहाना का विद्रोह, गोहाना के अंदर एक विद्रोह किया गया था जिसको नाम गोहाना का विद्रोह दे दिया गया था। अगर हम बात करें गोहाना से हमारी पर्सनैलिटी आती है, जैसे कि इसके अंदर एक आते हैं हमारे अरुण जेमिनी, जो कि हास्य कलाकार हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो गोहाना सोनीपत में हुआ है। मूलचंद जैन जो है वो भी हमारे गोहाना से आते हैं, जिनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको गोहाना से ध्यान में रख के चलनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से मोहाना शहर हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है। अब देखो, एक तो है गोहाना और एक है मोहाना।
दोनों सेम सेम है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए आता है सोनीपत। सोनीपत तो इसका आंसर रहेगा नहीं क्योंकि गोहाना आता है इसके अंदर। तो ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है जींद। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद, जो कि मोहाना क्षेत्र है वो फरीदाबाद में आता है और ये फरीदाबाद की तहसील भी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में किशोरी का महल या किशोरी का जो तालाब है वो स्थित है। तो ऑप्शन ए है होडल, ऑप्शन बी है रेवाड़ी, ऑप्शन सी है गोहाना, ऑप्शन डी है मोहाना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा होडल। ठीक है, तो ये जो हमारा इसके अंदर हम बात करते हैं किशोरी का जो महल है ये कहाँ स्थापित किया गया है, होडल में स्थापित किया गया है। तो किशोरी जो है वो सूरजमल की पत्नी रही है, ठीक है ना। तो सूरजमल की जो पत्नी है तो इन्हीं के लिए इन्होंने, सूरजमल ने ये बनवाया था हमारा जो किशोरी का तालाब है जिसको महल भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, होडल की अगर हम बात करते हैं तो होडल में हमारे कुछ और पर्यटन स्थल आते हैं, जैसे कि जो अगर आपसे पांडव वन पूछा जाए तो वो होडल में है। बाराखंबा छतरी आपसे पूछा जाए वो भी होडल में है, जिसका निर्माण करवाया गया था सूरजमल के द्वारा, यही हमारे राजा सूरजमल है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो राजा सूरजमल के जो हमारे ससुर हैं काशीराम सरोत, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1754 से लेके 1764 के बीच में करवाया गया था। होडल की सराय अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी हमारी होडल में पड़ती है, जिसका निर्माण सूरजमल के द्वारा ही करवाया गया था। इसके साथ साथ होडल हमारी एक तहसील भी है, एक खंड भी है। होडल जो है वो हमारी रिजर्व सीट है, यानी कि विधानसभा सीट है ये। तो विधानसभा सीट होने के साथ साथ ये हमारी रिजर्व सीट है जहाँ से जगदीश नायर ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल जो है वो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है पहले के जो हमारे एग्जाम है उनमें। तो ऑप्शन ए है हमारा हिसार, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है सिरसा, ऑप्शन डी है हमारा कैथल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पानीपत। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव के बीच में हुआ था। जिसके अंदर जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की हुई थी। ठीक है, तो जब ये युद्ध हुआ था ना, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भयानक युद्ध था ये, यानी कि बहुत सारे लोगों की इसके अंदर मृत्यु हो चुकी थी। तो इसके अंदर इसी युद्ध में बहुत ज़्यादा खून भी बह गया था। तो खून बहने के कारण एक आम का पेड़ था यहाँ, जो कि खून के कारण उसका जो रंग है वो क्या हो गया था, काला पड़ गया था। और इसी रीजन से इसका जो नाम है वो काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल रख दिया गया है। तो काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल कहाँ है, हमारा पानीपत में है। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उससे ये हमारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सूर्य नामक कुंड स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है सोनीपत, ऑप्शन डी है हमारा बिलासपुर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर जो आता है वो यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि बिलासपुर एक तहसील भी है, उपमंडल भी है और एक हमारा खंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सूर्य कुंड गुरुद्वारा स्थित है। अब देखो सूर्यकुंड के नाम से ही है। अब यही तो चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। अब हमें ध्यान ही नहीं रहेगा कि इसने क्या पूछा है, सूर्यकुंड गुरुद्वारा पूछा है या फिर इसने कुछ और चीज़ें पूछी है, तो ये कन्फ्यूजन होती है हमें। तो इसके लिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है अम्बाड़ा, ऑप्शन बी आता है कैथल, ऑप्शन सी आता है करनाल और ऑप्शन डी आता है लाखन माजरा, जो कि रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। लाखन माजरा में एक गुरुद्वारा भी है, मंजी साहिब। ठीक है, ये आगे आएगा तब पढ़ लेंगे हम। देखो ये हमारा कहाँ स्थित है, अम्बाड़ा में है सूर्यकुंड जो हमारा इसके अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर है ना, अम्बाड़ा में अगर हम बात करते हैं, ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा है ना, ये हमारा 4 जगह पे स्थापित किया गया है। ठीक है ना, एक कैथल में किया गया है, ये हमारा, ये आगे हम पढ़ भी लेंगे इसके अंदर, कैथल में है, लाखन माजरा में भी है ये हमारा। इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें सारे करवा दूंगी आपको। ठीक है, ये मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है इसको हम गुरुद्वारा बाउली साहिब के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ना हमारा गुरुद्वारा, ये सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह व 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कैथल में जो हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को समर्पित है, ये भी हमारे सिखों के 9वें गुरु रहे हैं जिनका नाम है तेग बहादुर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अम्बाड़ा में भी स्थित है हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा रोहतक में भी स्थित है और हमारा करनाल में भी है। तो देखो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ कहाँ स्थित है, हमारा अम्बाड़ा में स्थित है, दूसरा हमारा ये कैथल में स्थित है, तीसरा लाखन माजरा रोहतक
रोहतक में स्थित है और ये हमारा करनाल के अंदर भी स्थित है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा इसके अंदर है ना अम्बाड़ा में है, ये तो हमारे छठे गुरु हरगोविंद सिंह और 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है, लेकिन कैथल का जो हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो हमारे तेग बहादुर जी को समर्पित है। अगर हम बात करते हैं कि पंजाखेड़ा गुरुद्वारा जो है वो हमारा किसको समर्पित है, तो ये हरकृष्ण जी महाराज को समर्पित है, ये भी हमारा अम्बाड़ा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस आता है कि हरियाणा के कौन से जिले में सूर्य कुंड मंदिर स्थित है, तो ऑप्शन ए है करनाल में, ऑप्शन बी है अम्बाड़ा में, ऑप्शन सी है पानीपत में, ऑप्शन डी है हमारा यमुनानगर जिले के अंदर। तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यमुनानगर जिला। जो अगर हम बात करते हैं कि सूर्यकुंड मंदिर, जहाँ पर क्या होता है सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण हमारा लगता है तो यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि हमारे यमुनानगर जिले में स्थित है। और ये ना उड़ीसा के कोणार्क में भी स्थित है। सूर्यकुंड जो मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल का क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सूरजकुंड मेला कौन से जिले में मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग ये पूछा ही जाता है आपका। पढ़ते हैं हम इसको आगे। ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है पलवल, ऑप्शन डी है होडल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो सूरजकुंड मेला है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये फरवरी में आयोजित किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें, देखो हर साल हर महीने यह आयोजित किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहली बार जो इसका आयोजन किया गया था वो कब किया गया था, 1987 के अंदर किया गया था। ठीक है, उसके बाद में ना इसके अंदर थीम राज्य की शुरुआत की गई थी। थीम का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, ठीक है, और उसके लिए हमारे जो रिलेटिव हैं उनको हम कार्ड देते हैं। आप ये लगा लो शादी है हमारे घर में, तो हम क्या देंगे, उनको कार्ड देंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे तभी तो आएंगे ना वो। तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम थीम बोल देते हैं। तो थीम राज्य की जो शुरुआत इसमें की गई थी वो 1989 के अंदर की गई थी। अब देखो इसके अंदर 1989 के अंदर शुरुआत तो कर दी गई थी, लेकिन हमसे ये पूछा जा सकता है कि पहला थीम राज्य कौन सा इसके अंदर आया था हमारा इस मेले के अंदर। तो पहला जो थीम राज्य इसके अंदर बना था वो हमारा राजस्थान बना था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो एरिया है वो जर्मनी देश के इक्वल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर हम बात करें कि प्रथम बाहरी देश बना, अब देखो इसके अंदर कोई ना कोई प्रथम बाहरी देश आया। पहले तो इसमें राज्यों को बुलाए गए थे, यानी कि जब भी हमारा प्रोग्राम होता तो हम एक राज्य को क्या करते थे, इन्वाइट कर देते थे। लेकिन उसके बाद में ना ये बहुत ही काफ़ी हमारा खूबसूरत मेला लगता है और इसीलिए इसके अंदर एक देश है ना अपने आप वो जैसे कि देखने के लिए आ गए, हमने उनको इनवाइट नहीं किया था, वो खुद से आ गए। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम कौन सा बाहरी देश जो है वो हमारे फरीदाबाद के मेले के अंदर आया था, तो वो इजिप्ट आया था। और कब आया था, 2009 के अंदर आया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हमें ये लगा कि जब सारे इतने इंटरेस्टेड है इसके अंदर आने के लिए, तो क्यों ना हम एक थीम देश भी बना देते हैं। अब थीम राज्य तो हम बना ही चुके हैं ना इसके अंदर। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि थीम देश की जो शुरुआत है वो हमने कब की है, 2012 से की थी। और अगर हम बात करें कि प्रथम थीम देश जो बना था वो हमारा कौन सा बना था, थाईलैंड। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि प्रथम बाहरी देश जो इसके अंदर आया था वो इजिप्ट आया था। कब आया था, 2009 में आया था। और उसके बाद हमने थीम देश की शुरुआत कर दी थी जो कि 2012 में की थी। और प्रथम थीम देश जो हमारा बना था वो कौन सा बना था, थाईलैंड बना था। ठीक है, 2020 के अंदर जो मेला हुआ था वो 34वां मेला हमारा लगा था, जिसके अंदर थीम राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश बना था। और थीम देश जो बना था वो उज्बेकिस्तान बना था। और ये जो हमारा मेला लगा था ये इसकी जो शुरुआत है वो 1 तारीख से हुई थी, यानी कि 1 फरवरी से हुई थी और 16 फरवरी तक ये चला था मेला। इसका जो उद्घाटन है वो रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था, जो कि हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है वो मैंने आपको आज करवा दिए हैं। और ऐसे ही मैं 20 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहूँगी, क्योंकि अभी ये जो टाइम है वो हमारा रिवाइज करने के लिए टाइम है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हमें याद करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से अपनी तैयारी कर रखी होगी, तो उसी के अंदर मैं थोड़ा सा मेरा सहयोग डाल रही हूँ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।